से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। लोग जो देखे कमी उसको जमी कर मिल के परचम हम फहराएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी। हवाओं से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें बेहिचक चलने में मजा आता है। उन्हें मंजूर नहीं बेवजह रोका जाना। फूलों से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें महकने में मजा आता है। उन्हें मंजूर नहीं बेदर्दी से कुचला जाना। परिंदों सी बन रही हैं लड़कियां, उन्हें बेखौफ उड़ने में मजा आता है। उन्हें मंजूर नहीं उनके पैरों का काटा जाना। पहाड़ों से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें सर उठाकर जीने में मजा आता है। उन्हें मंजूर नहीं सर को झुकाकर जीना। सूरज से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें चमकने में मजा आता है। उन्हें मंजूर नहीं पर्दों से ढका जाना। कमला भसीन की लिखी ये कविता हमारे आज के एपिसोड जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 8वें एपिसोड की थीम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। साथियों नमस्कार, मैं अर्चना आप सभी का पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 8वें एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में हम आपको जिन लड़कियों से मिलवाने वाले हैं, इनकी कहानी सुनने में आपको काफी दिलचस्प लगेगी, क्योंकि ये कहानी बिहार के वैशाली जिले की उन युवा लड़कियों की है जिन्हें कभी घर से बाहर निकलने पर समाज ने बिगड़ी हुई लड़कियों का टैग दिया था। बोलती हुई लड़कियां, सवाल करती हुई लड़कियां, खुलकर हंसती हुई लड़कियां, समझौते ना करने वाली लड़कियां, घर से बाहर निकली हुई लड़कियां, अलग अलग शहरों में ट्रेनिंग लेने जाती हुई लड़कियां, नौकरी करती लड़कियां, हिंसा या असमानता पर खुलकर आवाज उठाती लड़कियां, ऐसी आगे बढ़ती तेज लड़कियां खटकती हैं हमारे समाज को। ऐसे में जरूरी है कि अच्छी लड़की, बुरी लड़की, तेज लड़की, बिगड़ी हुई लड़की जैसे तमाम टैग के पीछे समाज की राजनीति को समझा जाए। इस राजनीति को समझने के लिए हमारी साथी नीतू आपको नुसरत जी से मिलाएंगी। नुसरत मेरी पंचायत मेरी शक्ति प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। आज नुसरत जी से हम जानेंगे कि जब युवा लड़कियां कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए घर से बाहर कदम रखती हैं, तो उन्हें घर, परिवार, समाज कैसे रोकने का काम करता है। इस दौरान उनकी संघर्ष और चुनौतियां क्या रहती है। इन सब के बीच जब वो अपनी गतिशीलता बढ़ा देती हैं, तो उनमें किस तरह का बदलाव दिखता है। नुसरत आपको ये भी बताएंगी कि इन लड़कियों की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्रिया के सहयोग से क्या क्या प्रयास किए। चलिए अभी सुनते हैं नुसरत को। अभी हम बिहार राज्य के वैशाली जिले में हैं और हमारे साथ नुसरत जी हैं। नुसरत जी, अगर आप मुझे बता पाए कि युवा लड़कियों की जब घर से मोबिलिटी बढ़ी, जब उनकी गतिशीलता बढ़ी, तो उनमें आपने किस तरह के परिवर्तन देखे, किस तरह का बदलाव देखा, उनकी क्या चुनौतियां रही, क्या संघर्ष रहे बाहर निकलने के? वैशाली जिले में जब लड़कियां घर से बाहर जब वो निकली, पहले जो वो शिक्षा से ड्रॉप आउट थी, लेफ्ट आउट थी, तो वो शिक्षा की ओर आगे बढ़ी हैं। उनकी आगे की पढ़ाई जो रुकी हुई थी वो अपना कंटिन्यू अब आगे की पढ़ाई भी कर रही हैं। कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनको आज़ादी नहीं थी, जिनको घर से परमिशन नहीं थी, आज अपने पैर पे खड़ी हैं, कहीं ना कहीं वो नौकरी कर रही हैं लड़कियां। मान लीजिए कि उनकी बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन का 14 साल 15 साल की उम्र में वो शादी हो जा रहा था, लेकिन आज उनकी जब लीडरशिप बढ़ी तो वो लड़कियां अपने खुद अधिकार के लिए खड़ी हैं कि हम अभी शादी नहीं करेंगे। वो कहती हैं कि अगर मेरा 22 साल भी अगर उम्र हो जाए, अगर मेरी मर्जी नहीं है, मेरी सहमति नहीं, तो मैं नहीं शादी करूंगी। जब भी मेरी शादी होगी तो मेरी मर्जी, मेरी सहमति पूछा जाए तभी मैं शादी करूंगी। जैसे पहले उनके अंदर एक झिझक था, डर था, और माँ बाप के अंदर भी डर था कि मेरी लड़कियां कहीं आसानी से बाहर नहीं जा सकती, भले वो गांव से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन आज है ना वो अपने गांव से निकल के लड़कियां दिल्ली जा रही है, लड़कियां कलकत्ता जा रही हैं, लड़कियां लखनऊ जा रही हैं, इतना तक कि लड़कियां अकेले खुद बेंगलोर तक जा रही हैं।
ट्रेनिंग में भाग ले रही, तो उनके अंदर ये सारा चेंजिंग आया है। इतनी आसानी से वो बेंगलोर नहीं पहुंची है। शुरुआत में तो जब लड़कियों को ले जाने की बात आई तो खुद मतलब कार्यकर्ता का आधार कार्ड लिया गया कि पता नहीं इनको कहीं ले जाके दूसरे शहर में बेच तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लड़कियां, समाज का ऐसा माहौल है, उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ यौन हिंसा होने का डर रहता है। तो शुरुआत में उनके साथ इस तरह का चुनौती। अगर किसी के घर में बड़ा भाई है तो बड़ा भाई एक दबंग टाइप का उनके ऊपर मतलब दबाव डालेगा कि तुमको घर से बाहर नहीं निकलना, तुमको पढ़ाई अगर मैट्रिक तक कर लो, आगे लड़कियां पढ़ के क्या करेगी, वही चूल्हा चौका फूकना। उनकी सोच, उनकी मानसिकता इस तरह की थी। लेकिन वो उनकी लीडरशिप जब बढ़ी तो वो अधिकार के लिए खुद भी बात कर रही है, और घर में अगर उससे छोटी भी बहन है तो वो अपने छोटी बहन के लिए भी बात कर रही है। और पंचायतों में, खासकर उनके गाँव में अगर किसी लड़कियों का बाल विवाह हो रहा है तो उनकी लीडरशिप इतनी बड़ी है कि वो जनप्रतिनिधि से बात कर रही हैं कि वो लड़कियों का बाल विवाह हो रहा है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप एक जनप्रतिनिधि हैं। और स्कूलों के अंदर अगर उनके शौचालय में ताला बंद है तो उसके लिए लड़कियां आवाज उठा रही हैं कि क्यों सिर्फ टीचर के लिए शौचालय, हम लड़कियां कहाँ जाएंगे। जब वो पीरियड्स होती हैं, उनको स्कूलों के अंदर वो सैनिटरी पैड की व्यवस्था नहीं है, तो वो टीचर से अपनी अब मांग कर रही हैं कि जो सैनिटरी पैड जब नहीं रहता है तो हम स्कूल से घर चले जाते हैं, वो एक सप्ताह का जो हमारा पढ़ाई है वो बीच में छूट रहा है, तो क्यों नहीं स्कूल ऐसा, हमें वो अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए, हमें पैड बैंक इस स्कूल के अंदर बनना है। वो टीचर से बजाते मांग कर रही हैं। जब वो घर से बाहर निकली तो अभी उसका परिवर्तन क्या दिख रहा है समाज में, उनमें लड़कियों में खुद में किस तरह का परिवर्तन दिख रहा है? लड़कियों में परिवर्तन ये दिख रहा है कि उनकी गतिशीलता ही बढ़ी है, तभी आज के समय वो घर से बाहर निकली हैं, वो अपने आप को फ्रीडम महसूस कर रही हैं, वो आज़ादी थोड़ा महसूस कर रही हैं, वो मतलब समझ पा रही कि हम अकेले कहीं जा सकते हैं। पहले उनके अंदर जो ये डर था, थोड़ा डर जरूर हुआ। ये गतिशीलता ही जो आज के दिन वो निकल के जॉब कर रही हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, बाल विवाह को रोक रही हैं, अपने ऊपर हिंसा को रोक रही। इतना तो इतना कि अगर बस में वो सफर करती हैं, अगर कंडक्टर उनसे कुछ 2 पैसा ज्यादा भी ले लेता है या कुछ ही, तो फौरन उस बस में भी मतलब अपने अधिकार को लेकर खड़ी रहती हैं कहीं भी। तो वो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। उनको एक मौका मिलेगा तो लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर अगर इस तरह का मिला उनको तो जिंदगी में वो बहुत आगे बढ़ेंगी। नुसरत लड़कियों के घर से बाहर निकलने की जो यात्रा बता रही है वो सुनकर बेहद दिलचस्प लग रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छी लड़कियां स्वर्ग जाती हैं, लेकिन तेज लड़कियां दुनिया घूमती है। हमारा समाज जिन लड़कियों को तेज या बुरी लड़कियां कहता है, वो लड़कियां अपने घर, परिवार और समुदाय में लैंगिक एवं जेंडर संवेदनशीलता और समानता की नींव पर अपनी बात प्रमुखता से रखना जानती हैं। हमारी साथी नीतू अब आपको तथाकथित समाज की उन तेज लड़कियों से मिलवाने वाली है जिन्होंने अपनी कहानी खुद गढ़ी है। ये कहानी 4 दीवारी से बाहर कदम निकालने वाली लड़कियों की है। ये कहानी उनके घर से बाहर निकलने के संघर्षों, चुनौतियों और तानों की है। ये कहानी उस बदलाव की भी है जो उनमें घर से बाहर कदम निकलने के बाद आया है। नीतू अभी वैशाली जिले की कीरतपुर ग्राम पंचायत में है। इनके साथ यहाँ आसपास के गांव की 5 युवा लड़कियाँ दामिनी, पुष्पा रानी, रूबी, सुधा, नूतन प्रिया बैठी हुई है, जो अपने घर से बाहर निकलने की गतिशीलता के अनुभव साझा कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं इनसे इनकी वो रोचक यात्रा जो इन्होंने अपने गांव से निकलकर वैशाली, पटना, लखनऊ, दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों में तय की है। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी। साथियों, यात्राएं हमेशा तरोताजगी देती हैं, उत्साह देती हैं, ऊर्जा देती हैं। हम बहुत सारी कहानियों से, बहुत सारे किरदारों से मिलते हैं। वो नए किरदार, वो नई कहानियाँ हमारी कहानी को एक नया रूप देती हैं। हमें यहाँ पे बहुत सारी लीडर लड़कियों से बात करनी है और हमारे साथ अलग अलग ग्राम पंचायतों की 5 लीडर लड़कियाँ आई हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अपने घर से बाहर निकलने की यात्रा को कैसे देखती हैं। चलिए आपसे शुरू करते हैं। मेरा नाम पुष्पा रानी है। मैं बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के कीरतपुर राजाराम पंचायत से हूँ और मैं लीडर किशोरी हूँ।
जब मैं इसमें नहीं जुड़ी हुई थी तो घर में ही रहती थी, ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी। तो फिर इससे जुड़ने के बाद घर से बाहर निकली, दीदी सबके साथ गई तो थोड़ी जानकारी मिली कि हाँ ये मुखिया है, ये वार्ड है, इन सब से जान पहचान बना, उनके काम करने का तरीका पता चला, वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, हमारी कैसे वो मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम उनसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे कैसे प्रक्रियाएं होती है मदद करने की, वो सब जाने। घर से बाहर निकलने का अगर आप पहला अनुभव बता पाए, जब आपने मुजफ्फरपुर की सीमा को क्रॉस किया हो, उस अनुभव के बारे में थोड़ा बता पाए। मैं जब पहली बार गई थी वहाँ लखनऊ जाना था तो दीदी सब मेरे घर आई थी, तो घर पर बात किए, पूरा बताई, अच्छे से समझाई, तो वहाँ पर सब मान गए जाने के लिए। उसके बाद जब आ रहे थे तो यहाँ पर फिर घर से भैया आए थे तो वो बोले क्या मैम का आधार कार्ड लाओ, हम उनका फ़ोटो लेंगे तब जाने देंगे। उनको प्रूफ चाहिए था कि हाँ ये कुछ गलत नहीं करेंगी। तो गांव में बहुत सारा डर है कि बाहर लेकर जाएंगी तो बेच देंगी, इसलिए प्रूफ के तौर पर फ़ोटो लिया आधार कार्ड का, उसके बाद जाने दिए। फिर मीटिंग होता है हमारे पंचायत में, तो उसमें बात को रखते हैं कि क्या वहाँ किए, क्या नहीं किए, किस मुद्दे पर बात किए, कैसी जानकारी मिली, तो ये सब सबको बताते हैं, घर परिवार में बताते हैं। तो घर वाले बोलते हैं हाँ अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, जाओ अच्छे से सीखना, हम सबको बताना, तुम्हारे माध्यम से हम सब भी सीख रहे हैं। मेरा नाम रूबी कुमारी है। मैं अपने आप को एक सिर्फ लड़की मानती थी, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की कि हाँ मेरा क्या दायित्व है, हम आगे निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं हम एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो हमारे घर से भी यही सीख मिलती थी कि हाँ तुम घर में रहो, घर का कामकाज करो, घर के साथ साथ थोड़ा खेती बाड़ी भी करो, गाय भैंस है उसको भी देखभाल करो। तो मैं ये सब करती थी। तो इसमें आने के बाद जब मैं पहली मीटिंग में आई थी तो मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने की मौका मिला। हमारे गांव की जितने महिलाएं थी, लड़की थी, उन लोगों से हम मिले। हमारे गांव में जो आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी सेविका है, उन लोगों से भी मैंने पहली बार मिली थी। लेकिन मुझे इस मीटिंग में धीरे धीरे जाने के बाद मुझे ये पता चला कि नहीं, आशा कार्यकर्ता का काम है कि डिलीवरी के साथ साथ और भी किशोरी के ध्यान रखना, उनकी माहवारी के समय है, ये सब चीज़ की धीरे धीरे करके मुझे उन सब के कार्यों के बारे में पता चला। और उसके बाद मैंने पहली बार क्रिया के द्वारा सेल्फ की ट्रेनिंग में मैं दिल्ली मुझे जाने का मौका मिला। आज तक कभी अकेले तो कहीं गई हूँ नहीं, और दिल्ली इतना बड़ा शहर में मैं कैसे जा पाऊँगी। तो खुशी के साथ साथ कहीं ना कहीं डर भी थी, क्योंकि हमारे परिवार वाले ने बोले कि नहीं अकेले नहीं जाना है। तो इसके लिए बहुत सारा मम्मी पापा के साथ साथ मैं अपने ससुराल वाले को भी मनाने की कोशिश की। तो उन लोगों ने बहुत करने के बाद वो लोग बोले कि ठीक है जाने के लिए। तो मैं जब भी दिल्ली उतना बड़ा शहर में पहली बार गई और वहाँ पे जाकर मुझे इतना बड़ा होटल दिखने को मिला। हम बोले कि बाप रे, इतना बड़ा होटल का इतना बड़ा बड़ा कमरा जो अकेले रहने के लिए मिला। मतलब कि एक माध्यम मिला मुझे कि दिल्ली जाने का, और उस माध्यम से हम बहुत से लोगों से मिल पाए। तो कहीं ना कहीं हमारे घर वाले मुझे कॉल करके पूछते थे कैसे हो। मैंने उन सभी को बहुत अच्छे से बताया, वीडियो कॉल पे भी उन लोगों को बताया कि देखिए हाँ घर से ज़्यादा यहाँ पे केयर किया जा रहा है। और आप घर से बाहर जब निकली, आपको कैसे अवसर मिला जॉब करने का? पहले इसमें लीडर किशोरी थी, लीडर किशोरी के माध्यम से धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ा, और इसी तरह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली काम करने के लिए। 2022 में मैंने इसको ज्वाइन किया था। 1 साल का कोर्स था जिसको मैंने किया था, जिसका महिला और किशोरी के मुद्दे पर काम करती थी, यौन प्रजनन को लेकर, ट्रांस व्यक्ति के मुद्दे को लेकर मैंने इस पे काम की हूँ। मैं पुष्पा। जब मैं पहली बार घर से बाहर निकली थी, सबकी परमिशन मिल गई थी, तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी। लेकिन खुश तो थी, लेकिन अंदर से न डर था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ कैसे जाएंगे। एकदम डर डर के जा रहे थे। तो वहाँ पर बहुत सारे राज्यों से आ रखे थे, अलग अलग दोस्त सब बने, नए नए दोस्त बने। तो उनसे बात किए तो अच्छा लग रहा था बात उनका सुन के कि वो सब कैसे आए, उनकी चुनौतियाँ क्या रही, हमारी चुनौतियाँ क्या रही। सब अपनी अपनी चुनौतियाँ बता रहे थे कैसे कैसे वो सब आए। तो वैसे सीखने को मिला और ख़ुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो उसके बाद हम कहीं भी अब चले जाते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते, जितना पहले सोचते थे कि हाँ कैसे जाएंगे, तो अब उतना नहीं सोचना पड़ता है। अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम जा सकते हैं कहीं भी। पुष्पा की बातों को जोड़ते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग पहली बार गए
ट्रेनर को देख के लगता था कि ये विदेशी है, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि बाप रे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब जैसे जैसे दिन बीता, मीटिंग का टाइम बीता, तो लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जो सारी किशोरियां हैं, जिन परेशानियों को हम लोग सामना कर रहे हैं, तो ठीक वैसे ही उन लोग के भी साथ ही यही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सारे लोगों की मंजिल एक ही है। ये 4-5 सालों में मेरे अंदर इतना बदलाव आ गया ना कि कोई मुझे बोलेगा कि तुम अमेरिका भी चली जाओ तो मैं अकेले चली जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जो झिझक है वो तो बिल्कुल नहीं रहता है। बस पहली बार जब मैं घर से बाहर निकली थी क्लास करने के लिए, तो उस टाइम ठंडा का मौसम था, तो बहुत कुहासा लगा हुआ था। एक लड़का आके मुझे नंबर दे रहा है, तो इतना उस टाइम हम डर गए थे ना, 2 लड़की से थी, इतना डर गए थे ना कि साइकिल इतना स्पीड गिरते गिरते बचे। उसके बाद घर आए तो फिर मम्मी ये सबको बताएं, तो मम्मी बोली कि उसका बाइक का नंबर क्यों नहीं उतार ली, कोई दादा कुछ बोल रहे हैं, फ़ोन क्यों नहीं किया। उस टाइम ये नहीं सोचे कि किस हालत में भागी है। और उसके बाद 4-5 दिन तक कोई क्लास नहीं जाने दिए। फिर कुछ दिन के बाद गए तो सब नॉर्मल था। लेकिन आज ये अपना अंदर ये महसूस कर रहे कि कोई अब नंबर दे के तो बता तो उसको बताते हैं। और आप लोग अगर घर से बाहर निकले तो उस दौरान की अगर आप अपनी निजी दिक्कतें बता पाए, निजी चुनौतियां बता पाए, क्या मुश्किलें रहीं, क्या संघर्ष रहे, कैसे आप घर से बाहर निकल पाए, तो कैसे निकल पाए, किस तरह से आपने उसके लिए संघर्ष किया? मेरा नाम दामिनी है और मैं जब पीछे 2-3 साल जाते हैं, जैसे कि 2019 की बात कर रहे हैं, तो जब पहली बार तो हम लोग एक पंचायत में मिले। आने के पहले हमें ये जेंडर क्या होता है, हिंसा क्या होता है, ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, तो ये सब कुछ भी जानकारियाँ नहीं थी। तो जब ये सब अधिकार की बहुत सारी ट्रेनिंग लेने को हमको मिला, तो पता चला कि नहीं, ये सब कर सकते हैं। तो हम लोग जब घर से बाहर निकलना शुरू किए तो समाज के ही लोग बोलते थे कि इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसकी वजह से मेरे गार्जियन को भी बोला जाता था कि कैसी तुम्हारी बच्ची है कि जाती है जहाँ मन करता है वहाँ जाती है। तो कभी कभी मेरे घर में भी कि तुम नहीं जाओ, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर लग रहा था कि कोई मुझे बांध रहा है, कोई मुझे खींच रहा है पीछे की ओर, हम आगे बढ़ रहे हैं। तब जाके समझ में आया। कभी मैं घर से बाहर नहीं निकली थी और पहली बार लखनऊ में गई थी मैं। 5 दिन की क्रिया से ट्रेनिंग मिला था, तो वहाँ सब जाकर और अच्छे डिटेल से पता चला कि हिंसा क्या होता है, पितृसत्ता क्या होता है। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई कि जो मेरी गांव में किशोरियाँ है, अगर वो भी जानेगी तो कितना अच्छा हुआ, कितना बदलाव है। तो मैं आई तो मैं सब दोस्त लोग को भी बताई, कॉलेज लोग को भी बताई। बोली कि से तुम जाओगी तो तुम सीखना, तो मतलब मुझे भी बताना। और ऐसे ही करते करते मैं कई राज्यों में गई। तो उसके बाद मैं लीडरशिप का काम करने लगी थी। लीडरशिप में जो ट्रेनिंग लेकर आती है तो अपनी जैसी किशोरियों को भी बताती थी। तो उसके बाद मैं एक लिटरेसी प्रोग्राम की ट्रेनर बन गई। तो वहाँ पे जो महिलाएं आती थी तो सोचने कि अरे ये तो बउआ है, ये क्या पढ़ाएगी। वो लोग बोलती थी कि अब तो हम लोग बुढ़ा गए हैं, मतलब अब मेरा एज हो गया है, शादी ब्याह बाल बच्चा हो गया है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ के क्या होगा। लेकिन वही महिलाएं से अब मिलते हैं मतलब तो एकदम उत्साहजनक रहती है। जितना बच्चा भी नहीं उत्साहित रहता है कि हम जाके पढ़े स्कूल, वैसे वो महिलाएं लोग आती है। और हम मतलब जाते भी नहीं और लोग हमको खुद बुलाकर बोलती है कि चलिए सेंटर पर पढ़ाने चलिए। और बहुत सारी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती अब वो भी जाती हैं और पढ़ने के लिए आती है। जैसे कि बैंक में जो होता है निकासी पैसा, ये सब भरने नहीं आता था, वो सब अब भर लेती है खुद से। और बैंक में भी उसका पति जाने नहीं दिया जाता, तो अब अकेले जाती है, अपना काम करती है। एक चमेलिया देवी करके पंच है, तो वो कभी नहीं मतलब पेंसिल जो होता है, क्या होता है पेन, वो कभी नहीं पकड़ी थी। और वो अब साइन भी कर लेती है। और पंच है तो उसका पति बेटा नहीं जाने दिया जाता था मीटिंग में कि अनपढ़ है कैसे जाएगी। लेकिन वो बोलती है कि अब अपने आप को हम गर्व महसूस करते हैं और खुद जाते हैं मीटिंग में और खुद साइन करते हैं। क्या बात और है। अपनी मुद्दाओं को रखते भी हैं। क्या बात है, क्या बात है। जब मैं पहली बार मुझे दिल्ली जाने का अवसर मिला था, पहले मैं घर से नहीं निकलती थी, मतलब कि जो बताया ना कि हम पटना तक भी अकेले नहीं जाते थे। और दिल्ली आने की बात है तो बहुत सारी चुनौती आने लगी, मतलब कदम कदम पे चुनौती आने लगी। घर वाले के माध्यम से, हमारे अगल बगल आस पड़ोस, चाचा भैया, बहुत सारे सब लोगों ने बताया कि नहीं। पहले तो वो लोग थोड़ा सा भी नहीं मान रहे थे कि नहीं जाना है, ये कहाँ जाएगी, कहाँ तुम लड़की हो, वहाँ कैसे जाओगी,
तुमको ये दिक्कत होगा, ये परेशानी होगा, ये अगर ये घर से बाहर जाएगी तो पता नहीं किसके साथ रहेगी, किसके साथ रात गुजारेगी, किसके साथ कैसे रहेगी। मतलब इस तरह से भी बात आने लगे थे। मतलब कि समझाने की बहुत कोशिश की, धीरे धीरे करते करते तब जाकर गार्जियन इस बात को माने कि नहीं ये जाएगी, ठीक है। मैं अपनी बेटी पे मेरा पूरा भरोसा है कि ये आगे जाएगी तो ये कुछ नहीं करेगी। लोगों के माध्यम से मुझे बहुत सारी चुनौतियाँ आई। ट्रेन में बहुत सारे वैसे लोग होते हैं तो तुमको छेड़खानी करेगा, ऐसे करेगा, तो ये सब बातें बोल बोल कर हमारे परिवार वाले को डरा रहे थे ताकि इससे भी ये अपनी बेटी को आगे मुझे नहीं बढ़ने देंगे, ये वहाँ तक नहीं जा पाई, इससे घर में रहे। तो मैंने ये सब को पार करते हुए मैंने दिल्ली गया और मैंने फर्स्ट बार मैंने फ़्लाइट में भी बैठी थी। मैंने फ़्लाइट का भी सफ़र किया है। मेरे परिवार वाले जाने, मेरे से ज़्यादा उन लोगों को खुशी हुई कि चलो हम लोग नहीं फ़्लाइट में बैठे लेकिन हमारी बेटी फ़्लाइट में जाकर घूम कर आ गई है। सुधा, अगर आप मुझे बता पाए कि गाँव में लड़कियों को बाहर निकलने के अवसर क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि गांव के लोग ये मानते हैं कि लड़की सिर्फ घर में का ही काम काज कर सकती है, वो बाहर कुछ नहीं कर सकती है। और जब भी कोई लड़की आगे बढ़ना चाहती है तो लोग ये बोलते हैं ये तो दूसरे के घर जाएगी, ये मेरे घर नहीं रहेगी, तो इसको क्यों आगे बढ़ने दें। ये घर का काम काज सीखेगी तो अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ का भी काम काज करेगी, तो वहाँ के भी लोग बोलेंगे कि हाँ इसकी मायके वाले हर चीज़ सिखा कर भेजे हैं। लड़कियों को ऐसे रोका जाता है कि ये मेरे घर में तो जन्म ली है लेकिन जाएगी दूसरे घर में तो वहाँ का देखेगी, मेरा तो कुछ करेगी नहीं मदद। लड़का को तो ठीक है कि वो कमा कर खिलाएगा, घर चलाएगा, तो अच्छा बात है कि इनको देखेगा, कम से कम इनको देखेगा तो। और लड़की को पढ़ा कर क्या होगा, ये जाएगी दूसरे के घर। हमारा जो घर समाज है एक प्रीति सत्ता वाला है, तो वो चाहता नहीं है कि महिलाओं के हाथ में सत्ता जाए, वो अपने फैसले खुद ले सके। इसलिए लड़कियों को उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती है कि उन्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मेरा नाम नूतन प्रिया है, मैं किरतपुर पंचायत से आई। आपने पूछा था सवाल कि जो लड़की को घर से क्यों नहीं निकलने दिया जाता है। हालांकि मतलब लड़कियों को इस डर के वजह से भी नहीं निकलने दिया जाता है क्योंकि लड़की के माता पिता को लगता है कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ छेड़खानी ना हो जाए, इसी के वजह से उनको और निकलने नहीं दिया जाता है। और ये भी डर रहता है कि समाज क्या सोचेगा लड़की को। अगर हम अपने मान लीजिए कि हम अपने बेटी को पढ़ने जाने दे रहे हैं या कहीं भी जाने दे रहे हैं तो उनको अंदर एक डर रहता है कि हाँ समाज क्या बोलेगा हमको कि यहाँ जाए दै छी, वहाँ जाए दै छी, ऐसे करे छी, वैसे करे छी। एक ये भी कारण है, समाज भी एक कारण है, इसके वजह से भी उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता है। लड़कियों को समाज एक जंजीर से बांधा हुआ है, जैसे वो आगे थोड़ा सोचती है कि हम बाहर निकले कुछ करें तो वो जंजीर से हम सबको पीछे की ओर खींच लेते हैं। कि हमारे समाज में लड़कियों को एक लड़की के नज़रिए से ही देखा जाता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें घर में ही सीमित रहना है, तुम्हारा घर है चार दीवार के अंदर, अगर तुम चौखट से बाहर जाओगी तो तुम बदचलन लड़की हो जाओगी, बिगड़ैल हो जाओगी, तुम अपने गार्जियन के बेखिलाफ हो जाओगी। ऐसे ऐसे शब्द मतलब कि हमारे गांव वाले के माध्यम से सुनने को मिलता है कि देखा ना बेटी के बाहर पढ़ने के लिए भेज रही है। अगर हमारे माता पिता हमारे सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाहर पढ़ने के लिए अगर भेज भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज के द्वारा से ये दबाव आता है कि ये बिगड़ जाएगी, बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, किसी के साथ चली जाएगी। मतलब कि कोई लड़की पढ़ी लिखी है, वो आगे बढ़ना भी चाहती है तो उन्हें किसी के दूसरे के माध्यम से उन्हें मतलब कि आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। जैसे कि हम अपने समाज में ही अगर दो चार लड़की अगर आगे बढ़ रहा है तो दो चार व्यक्ति के समाज के माध्यम से सुनने को ये मिलता है कहाँ जा रही है, देखो ना वो फनावा के बेटी। अगर हम कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पे बातचीत अगर हम किसी से कर लिए तो अगर कोई देख लिया, कोई गांव आस पड़ोस वाले तो आकर घर पे कह देते हैं कि ये ऐसे की है वैसे की है। तो इस कारण से इस बहुत सारा बड़ा बवंडर बन जाता है कि फन्ना के बेटी फन्ना से बात कर रही थी। तो ये भी कारण है माता पिता का कि वो इसलिए भी घर से बाहर नहीं निकलने देते। क्या माता पिता को सिर्फ घर से बाहर निकलने पे आपकी सुरक्षा का डर रहता है या फिर और भी किसी चीज़ का डर रहता है? हमारा घर समाज है कि गांव के लोग क्या कहेंगे, किस नज़र से हमको देखेंगे, कोई उसके बारे में कुछ बोले, कोई छेड़खानी हुई तो समाज आकर उस मुद्दे को लेकर 10-15 दिन या 2-3 साल तक उस मुद्दे को लेकर उसी मुद्दे पर बात करता रहता है। तो वो एक अंदर से डर रहता है
इज्जत का, समाज में रहने का, कि हम कैसे समाज में रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, ये सब भेदभाव से जुड़ा हुआ है एक तरह से। कि लड़का जाता है बाहर तो उसको ज़्यादा रोका टोका नहीं जाता है और लड़की को रोका टोका जाता है, क्योंकि समाज समझता है कि वो लड़की है, इज्जत है हमारी। बाहर खुलकर सांस लेने की आज़ादी तक नहीं देते हैं। जो करना वो कर लो, लेकिन 4 दीवारी के अंदर, तुम घर से बाहर कदम नहीं रख सकती है। हमारी बेटियों को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता है। किसी के साथ शादी कर लेगी अपने मन मर्जी से, अगर किसी लड़के से बात कर ली तो वो समाज से उनको अलग कर दिया जाएगा। और लड़कियों को क्या है, कठपुतली सब समझ के रखा है कि इसको जैसे बोलेंगे वो वैसे करेगी। बहुत सारी, जब हम लोग पंचायत में निकले तो बहुत सारी ड्रॉप आउट लड़की मिली, बहुत सारी अनपढ़ लड़की मिली। तो ये सब तो देखने के बाद पता चलता है कि नहीं, लड़कियों का कोई इज्जत ही नहीं है हमारे समाज में। कहीं कहीं जो दहेज की बात आती है और शिक्षा की बात आती है तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो पैसा रहेगा मेरा दहेज में काम आएगा, और उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। इसी सब की वजह से कितनी लड़की की जान भी जा चुकी है पढ़ाई की वजह से। उनको शोषण किया जाता है घर में। अगर किसी लड़का के साथ किसी लड़की को देख लेता है, अगर मतलब बातचीत करते तो उसी घर में, उसी 4 दीवारी के अंदर उसे मारकर मतलब फांसी पे लटका दिया जाता है। कि इसलिए इससे हम तो यही सोचते हैं कि लड़कियों का कोई इज्जत नहीं, और सिर्फ सुरक्षा के कारण ही नहीं बाहर निकलने दिया जाता है, उनको जो अपने बस में किया जाता है। क्योंकि ये हमारी सामाजिक एक संरचना है, एक ढांचा बना दिया गया है। क्योंकि लड़कियों और महिलाओं को घर में ही रहना है, उनको घर से बाहर नहीं निकलना है। ये एक सुरक्षा ही मसला नहीं है, उनके अंदर एक डर रहता है। अगर कहीं लड़की आगे पढ़ी अपने हक अधिकार के बारे में जानेगी तो हमसे आके बराबरी करेगी। इसी के कारण है उनको लड़कियों को दबाया जाता है। कहीं न कहीं हमारे समाज में अभी पितृसत्ता है, तो उनको लगता है कि फिर महिला आगे बढ़ जाएगी तो मेरे बात को सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, तो फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कहीं न कहीं ये बात भी यहाँ पे आती है। कि अभी आप लोग किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं अपने आसपास? तो उस टाइम मुझे देख के कितने लोग मतलब मुंह बना लेते थे या फिर नजर घुमा लेते थे, लेकिन वही लोग अब जब रास्ते में देखते हैं तो की है, हाल चाल ठीक है, अच्छे हैं, ये सब मतलब पूछती है। क्या तो बहुत है? अच्छा लगा। जैसे कि ऑफिस के लिए यहाँ पे आते हैं, तो मैं तो अभी अपने ससुराल से आती हूँ, तो वहाँ पे मैं जब ये सूट में निकलती हूँ और स्कूटी लेकर निकलती हूँ, हेलमेट लगा लेती हूँ, तो लोग बोलते ये कौन तरीका है, अब बहू बेटी कैसे रखा जाता है। इसके कारण से और समाज की बहू बेटी बहक जाएगी। इसको देखो तो सूट में निकालता है, जींस में निकालता है, पता नहीं क्या क्या करवाएगा, इससे क्या क्या नहीं करवाएगा। अब ये बात नहीं आता है कि हाँ सूट में निकलती है, ये निकलती। अब लोग बोलते वो फलनामा के बहू जा रही है, वो काम करने के लिए जाती है। चलो देखो, गांव समाज में कोई नहीं है, लेकिन एगो ये है जो अपना शाम सुबह डेली अपना टाइम पर गाड़ी उठाती है, अपना चली जाती है, फिर वहाँ से अपना आ जाती है। तो ये सुनकर कहीं ना कहीं मुझे खुशी मिलती है कि चलो पहले जो लोग दूसरे थे वो अब कुछ कहीं ना कहीं मुझे बेहतर समझने लगे। क्या बात है, क्या बात है। जैसे कि पहले कहते थे लोग कि उसकी बहू है, उसकी बेटी है, उसकी बहन है, अब वो नहीं बोलते हैं, सीधा बोलते हैं कि हाँ वो नूतन है, जैसे कि जा रही है अपना जॉब करने। अब एक ऐसा पहचान हो गया कि अब मेरे ही नाम से जानते हैं। तो मतलब जो कल तक आपकी पंचायत, आपके घर से बाहर निकलना मुश्किल था, अभी आप लोग कहाँ कहाँ तक की यात्राएं की, आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे जाना आपका शुरू हो गया? मैं तो अभी तक 10 पंचायत में जा चुकी हूँ। क्या बात है। और उसके बाद मैंने ब्लॉक पे भी जाती हूँ, और HSP है सेंटर, वहाँ भी गई मैं, और जिला ऑफिस में गई, ब्लॉक में गई, यहाँ तक कि मैं थाने में गई। 3-4 राज्यों से भी होके चली आई हूँ। और मुझे बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला, अलग अलग भाषाएं सुनने का मौका मिला कि मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं अपने गांव से, अपने घर से बाहर निकली हूँ। लेकिन समाज वाले बोलते कि उसकी लड़की जाती है, सुबह जाती है, एक के बार अंधेरा हो जाता है तो शाम के आती है। यहाँ तक कि जब मैं लखनऊ बनारस गई, 3-4 राज्य घूमी हुई हूँ, तो 2-3 राज्य के बाद सब ये भी बोलने लगे कि ये सेक्स वर्कर का काम करती है। मतलब मेरे सामने में नहीं बोले, लेकिन सुनने को आया। तो ऐसे तरह का बात भी कहा गया।
कुछ लोग ये भी बोलते कि वहाँ नहीं जाना, तुमको बेच देगा, लड़कियों को लेकर के मतलब बेच देगा, नहीं जाना। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरे घर की ही आस पड़ोस की लड़कियाँ जब मैं फ्री टाइम रहती हूँ तो सब भेजती है, उनकी मम्मियाँ भेजती है कि जाओ दीदी के साथ कुछ सीखना, वो अच्छी बातें और वो सब आती है और हम लोग को देखती है तो बोलती कि वाह बहुत अच्छा है। मतलब कि कुछ लड़कियां तो वो भी बोलती है कि मतलब मेरा जॉब के बारे में बोलती है कि चलिए हम भी लोग पढ़ेंगे तो हम भी लोग इसमें जुड़ेंगे। भी छोटी छोटी वो भी लोग बोलती है दीदी हम भी मतलब आप ही के जैसे हम भी लोग बनेंगे। तो वो अभी बोलती है तो बहुत खुशी महसूस होती है अपने आप को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने आप को कभी मानती नहीं थी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे अंदर में एक नई सोच जागे कि हाँ मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ और दूसरे को भी सिखा सकती हूँ। अगर मैं बाहर नहीं निकलती तो मुझे शायद मैं अभी भी 2019 से पहले जो लड़की थी घर का काम काज करना, खेती बाड़ी करना, गाय भैंस देखना, यही सब करती है। बाहर निकलने आने जाने का मौका मिला, अवसर मिला, जिसके कारण से मैं आप लोग के साथ बैठकर बात कर रही हूँ। हमारे गांव समाज में जितने भी महिला लड़की किशोरी हैं उन सभी के साथ कार्य कर रही हूँ। मुझे यह सब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी दूसरे व्यक्ति को कुछ न कुछ अपने माध्यम से दूसरे व्यक्ति को सिखा रही हूँ। अगर हम लोग घर से नहीं निकलते तो ना जाने हम लोग में से ही शादी हो गया होता, किसी के 3-4 बच्चे भी होते और ये सब संभव हुआ है हम लोग के घर से बाहर निकलने के वजह से। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर लड़कियों को घर से बाहर निकलने का अवसर मिले तो वो कुछ भी कर सकती है। जो लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती थी वो पढ़ रही है, जो महिला नहीं पढ़ सकी वो पढ़ रही है। अगर और अवसर मिले और मौका मिले तो ना जाने लड़कियाँ कहाँ से कहाँ जा सकती है, क्या से क्या कर सकती। हम सबको जितना मौका मिला है और जिस तरह से हम खुलकर बोल पा रहे हैं अभी, उसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी। लड़कियों को मौका दिया जाए तो लड़कियाँ बस चांद नहीं सूरज बन सकती है और सूरज बन करके पूरा रोशनी फैला सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी को हमसे बात करने के लिए और आपने बहुत सारे अपने अनुभव साझा किए और शायद आपकी यात्रा को सुन के, आपके अनुभव को सुन के मैं खुद को बहुत जोड़ पा रही हूँ, खुद को बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ। और बहुत सारे संघर्ष होते हैं पर उसके बाद का जो बदलाव होता है, जो उसके बाद का जो परिवर्तन होता है वो बहुत सुखद होता है। जिस तरह से आज आपके चेहरों पे मैं चमक देख पा रही हूँ, आपके घर से बाहर निकलने पे वो चमक मैं उसको महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि हम सब इसी दौर से बाहर निकले हैं, हम सब ने खुद को ऐसे ही स्थापित किया है। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। पुनः आप सभी को बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपको भी। खुद से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। इन लड़कियों की यात्रा कितनी खूबसूरत है ना। इनको सुनते हुए मैं कहीं खो सी गई थी और याद करने लगी अपने बचपन के उन दिनों को जब मैंने अपने घर से पहली बार कदम बाहर निकाला था, जब मैं शहर पढ़ने आई थी, जब मैंने नौकरी शुरू की थी। कुछ ऐसी ही यात्रा मेरी भी थी, लेकिन इनकी यात्रा मेरी यात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष है, क्योंकि ये लड़कियां बिहार के वैशाली जिले के सुदूर इलाकों में रहने वाली हैं। यहाँ का माहौल हमारे यहाँ से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इनका बाहर निकलना इतना आसान नहीं था, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्हें ताने सुनने पड़े, अपमान सहना पड़ा, तेज और बिगड़ी हुई लड़की का टैग भी मिला। बावजूद इसके इन्होंने अपने सपनों को पंख दिए, ये खुले आसमान में उड़ी। आपने रूबी को सुना ना, जब वो बता रही थी कि मैं शुरुआत में ससुराल से स्कूटी लेकर निकलती थी तो लोग कैसे बातें बनाते थे। आज रूबी नौकरी कर रही है। अब इनके आसपास के लोग अपनी लड़कियों को इनके पास कुछ सीखने के लिए भेज रहे हैं। आज रूबी से आसपास की लड़कियों को घर से बाहर निकलने की हिम्मत और ताकत मिली है। इन कहानियों से हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इनके लिए चुनौती देना इतना आसान नहीं रहा होगा। ये सब लड़कियां अपने सफर पर आगे इसलिए भी निकल पाई क्योंकि इनके पास एक दूसरे का साथ और हौसला था। हम अक्सर संघर्ष के सफर में संगठन की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। मेरी पंचायत मेरी शक्ति इस प्रोग्राम के तहत ये युवा लड़कियां न केवल अपने आप में मजबूत बनी, बल्कि एक दूसरे की हौसला और संघर्ष की साथी भी बनी। नारीवादी बनने के इस सफर में ये गहरी दोस्त भी बनी।
साथियों, अब वक्त हो चुका है आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन इजाजत लेने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। आपके क्या सवाल और सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स में या शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की ईमेल आईडी shadesofruralindia@gmail.com पर लिखकर जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए कीमती हैं। अगले सप्ताह आप नवे एपिसोड में सुनेंगे कि महिला प्रधान, पंच, वार्ड मेंबर, मुखिया नारीवादी नजरिए से अपनी पंचायत में कैसे काम कर रही हैं। इन्हें मेरी पंचायत मेरी शक्ति प्रोग्राम के तहत जिस तरह से इन्हें प्रशिक्षित किया गया है, उससे इनके काम के तौर तरीकों में किस तरह से बदलाव आया है, उसका असर इनके और पंचायतों में कैसा दिख रहा है। अक्सर आपने देखा या सुना होगा कि महिलाएं पंचायत में आरक्षण के लिए खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन उनका कामकाज पुरुष संभालते हैं। हम आपको जिन महिलाओं से मिलवाएंगे, चाहे वे प्रधान हो, पंच हो या वार्ड मेंबर, ये काम खुद कर रही हैं, तो सुनना ना भूलिएगा जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी का नवा एपिसोड। तब तक मुझे यानी अपनी अर्चना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चल सखी अब अपनी सबकी बात करी बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। चल सखी अब अपनी सबकी बात करी बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो।